जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के 100 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा दिखने के चांसेस भी हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो के सीरीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। ये पार्ट 1 है। 100 सवाल को 2 भागों में बांट करके दिया जाएगा क्योंकि सवाल थोड़े डीप हैं और ज़्यादा समय लेंगे। इस कारण से 50-50 के 2 सीरीज़ में इसे किया गया है। तो 50 महत्वपूर्ण सवालों को हम देख लेते हैं इस पार्ट 1 में। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है। आपको यहाँ 4 जोड़े दिए गए हैं, उसमें से आपको सही चुनना है। वैसे तो ये सवाल नियम के परिभाषाओं से संबंधित है, लेकिन यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बनाया गया है। तो रूल 2 के सी में क्या है? काउंटरमेंट्स हैं। रूल 2 के डी में बटालियन है, या रूल 2 के एफ में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, या रूल 2 के जे में मंडल है। डिवीजन के बारे में बताया गया है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। रूल 2 के एफ में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बताया गया है और बाकी जो तीनों जोड़े हैं वो गलत हैं। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। निम्न का सही मिलान करें, मतलब जो करेक्टली मैच है उसे इसमें चुनना है। तो करेक्टली मैच कैसे है? क्या बंद गिरफ्तारी 2 के आर में है, ओपन अरेस्ट 2 के एल, सिक्योरिटी कोड जो है 2 का एस, या सुपीरियर ऑफिसर 2 का ई। तो सही विकल्प का चयन करना है कि क्या ए का तीसरा होगा, या ए का चौथा होगा, या ए का तीसरा, ए का चौथा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को देखिए और आप आसानी से इसे समझ करके हल करिए कि किसमें से सही जोड़ा किसका बनता है। चलिए, आशा करता हूँ आप सवाल का हल कर चुके होंगे। सही उत्तर है दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ए का 4, मतलब क्लोज अरेस्ट जो है 2 के ई में है और ओपन अरेस्ट जो है वो 2 के एस में है। वहीं सिक्योरिटी कोड 2 के आर में है और सुपीरियर ऑफिसर 2 के एल में है। तो सुपीरियर ऑफिसर जो है वो 2 के एस में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्टली मैच कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करने के लिए कहता है कि उपरोक्त में से सही जोड़ा नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, इसमें सही नहीं है के बारे में बताइए। क्या नियम 3 में महानिदेशक के मुख्यालय का संगठनात्मक स्वरूप के बारे में बताया गया है, या नियम 7 में रेल सुरक्षा विशेष बल के बारे में, नियम 8 में केंद्रीय अपराध ब्यूरो के बारे में, सीसीबी के बारे में, या नियम 9 केंद्रीय शस्त्र स्टोर के बारे में बताता है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसमें जो जोड़ा सही नहीं मिला हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी। नियम 9 जो है वो केंद्रीय शस्त्र स्टोर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालक शाखा में नहीं आता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो है कौन नहीं आता है? आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 5 विंग होते हैं। उस 5 विंग में इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन विंग इसमें नहीं आता है? क्या वो स्टैटिक विंग है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क्राइम विंग है। ऑप्शन सी फायर विंग है, या ऑप्शन डी स्टोर विंग है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फायर विंग जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत नहीं आता है। फायर विंग अपना एक अलग ब्रांच था जिसे कि अब एबॉलिश कर दिया गया है। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? आपको जो है मिसमैच जो भी है उसे आपको निकालना है। क्या नियम 20 में सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के बारे में बताया गया है, नियम 21 में सुपरिटेंडेंट्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया है, नियम 23 में कमांड के बारे में बताया गया है, या नियम 25 में वरिष्ठ अधिकारियों के साधारण शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है? तो पांचवें सवाल का जो जोड़ा गलत है वो है नियम 23। नियम 23 में समादेश के बारे में नहीं बताया गया है। चलिए देखते हैं छठा सवाल। महानिदेशक की प्रशासनिक शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द डायरेक्टर जनरल, किस नियम में वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आरपीएफ रूल 25, आरपीएफ रूल 26, आरपीएफ रूल 27 या आरपीएफ रूल 28।
तो छठे सवाल का उत्तर है दोस्तों आरपीएफ रूल 27 में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं सातवें सवाल पर। सातवां सवाल है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल महोदय को विभागीय समितियों का गठन करने की शक्ति किस नियम के तहत मिलती है। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट डिपार्टमेंटल कमिटी जो है ये पावर किस डीजी महोदय को किस नियम में दिया गया है। क्या वो आरपीएफ रूल 27.1 है या आरपीएफ रूल 27.2 है, आरपीएफ रूल 27.3 है या आरपीएफ रूल 27.4 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आरपीएफ रूल 27.2 जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं आठवें सवाल को। किस नियम के तहत सीधी भर्ती किए जाने वाले उप निरीक्षकों के लिए चयन बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया जाता है। जो ओपन भर्ती आती है तो उसमें सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया जाता है, वो किस नियम के तहत किया जाता है। क्या वो आरपीएफ रूल 43.1 है, आरपीएफ रूल 46.1 है या आरपीएफ रूल 48.1 है या आरपीएफ रूल 49.1 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आरपीएफ रूल 49.1। चलिए देखते हैं नौवां सवाल। नौवां सवाल है आरपीएफ रूल के किस नियम के तहत महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डायरेक्टिव निकालता है। क्या वो आरपीएफ रूल 28 है, आरपीएफ रूल 20 है, आरपीएफ रूल 27.3 है या आरपीएफ रूल 25 है। चलिए तो बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन नंबर ए आरपीएफ रूल 28 इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। 10वां सवाल है किस नियम का प्रयोग करके प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त साधारण या विशेष निर्देश जनरल और स्पेशल ऑर्डर जारी करते हैं। यहाँ देखिएगा पीसीएससीज के बारे में पूछा गया है, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के बारे में। क्या वो आरपीएफ रूल 27, आरपीएफ रूल 28, आरपीएफ रूल 29 या आरपीएफ रूल 30 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ रूल 29 के तहत वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर पीसीएससी निकालते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 11 नंबर सवाल है निम्न में से किन किन को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आपको 4 नाम दिए गए हैं, एआईजी, सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट और एएससी। सही विकल्प का चयन करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या 1 और 2 को सिर्फ पावर है, क्या 1, 3 और 4 को पावर है या 1, 2, 3 को पावर है या ऑल ऑफ दीज को पावर है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एआईजी, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट को ही ये शक्तियाँ प्राप्त हैं मजिस्ट्रेट की, एएससी को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। 12 नंबर सवाल आरपीएफ नियम में वर्णित रैंक जिन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं का न्यूनतम सेवाकाल क्या होना चाहिए। मिनिमम सर्विस पीरियड जो है उनके लिए क्या उसमें निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। आते हैं अपने 13वें सवाल पर। आंचलिक रेल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसीएससी की शक्तियों और उत्तरदायित्व का वर्णन किस नियम में है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीसीएससी ऑफ द जोनल रेलवेज इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल। क्या वो आरपीएफ रूल 33 है, आरपीएफ रूल 35 है, आरपीएफ रूल 37 है या आरपीएफ रूल 39 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आरपीएफ रूल 35 में इनकी शक्तियों के पीसीएससीज के पावर्स के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अभ्यावेशित बल सदस्य, इंग्लिश में इसको इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कहते हैं, की साधारण शक्तियां और कृत्य जनरल पावर एंड फंक्शंस ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में किस नियम में बताया गया है। क्या वो आरपीएफ रूल 39 है, आरपीएफ रूल 40 है, आरपीएफ रूल 41 है या आरपीएफ रूल 42 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 का ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ रूल 41 में जनरल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अपने 15वें सवाल को। निम्न में से अभ्यावेशित बल सदस्य इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के प्राथमिक कृत्य के संबंध में गलत कथन रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चुनना है दोस्तों। रेल संपत्ति का संरक्षण और सुरक्षा करना इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के प्राइमरी वर्क है। रेल संपत्ति इसमें आपको प्राइमरी वर्क जो है इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के उसके बारे में बताया गया। पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन कौन से प्राइमरी वर्क हैं कौन नहीं है। दूसरा है रेल संपत्ति के संचालन में बाधा दूर करना,
संघ के किसी सशस्त्र बल के अन्य कृत्यों का पालन करना या रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम के अधीन मामला दर्ज करना। तो सही उत्तर है दोस्तों 15 का डी है, रेल संपत्ति विधि विरुद्ध अधिनियम के अधीन मामला दर्ज करना। ये स्पेशल वर्क है, बाकी प्राइमरी वर्क में आपको रेल संपत्ति का संरक्षण और सुरक्षा करना है, संचालन में बाधा दूर करना है, साथ ही साथ सशस्त्र बल होने के नाते जो आपका कृत्य है, मतलब आपके जो वर्क्स हैं, उसको आपको पालन करना है। चलेंगे हम 16 नंबर सवाल पर। बल के अभियोजन पर निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है आरपीएफ रूल 41, आरपीएफ रूल 42, आरपीएफ रूल 43, आरपीएफ रूल 44। यह सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, संभावना इसके आने की कम है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आरपीएफ रूल 42 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 17वां सवाल। सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बिना लेखबद्ध कारण के बल सदस्यों को कहाँ पर तैनात नहीं किया जा सकता है। मतलब रेस्ट्रिक्शन जो है 42 में, उसमें कुछ चीज़ों को बताया गया है कि यहाँ पर बल सदस्यों को नहीं किया जाएगा तैनात, उसी से यह संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पथकर आदि वसूल करने के लिए, भिखारियों व असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए, रेल कॉलोनी के पंप हाउस पर, रेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय पर। तो लेखबद्ध कारण मतलब युक्ति युक्त जो रीजनेबल कॉज है, रिटर्न रीजनेबल कॉज के अलावा जो है बिना लेखबद्ध कारण के वहाँ पर उन्हें तैनात नहीं किया जा सकता। तो इसमें कौन से सही है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में आप सही उत्तर चुने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। पथकर आदि वसूल करने के लिए, भिखारी व असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए और रेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय पर, इन जगहों पर बिना लेखबद्ध कारण के बल सदस्य को तैनात नहीं किया जा सकता है। वहीं रेलवे कॉलोनी के पंप हाउस पर, पावर हाउस पर, इन जगहों पर जो है इनका डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में छप सकता है। आइए देखते हैं 18 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी कर्मचारी के पूर्ववृत्त या चरित्र के सत्यापन के लिए अभिनियोजित किया जाएगा। रेल परिसर में तैनात अपेक्षित विज्ञापनों को हटवाएगा। रेल कॉलोनी में विद्युत उपकेंद्र पर तैनात किया जाएगा। रेल परिसर से अधिक्रमण व अपराधिकृत अधिभोग को हटाएगा। नियम 42 के तहत किन किन कार्यों का निर्बंधन है। रिस्ट्रिक्शन से सवाल है, रूल 42 से ही है। तो इसमें बताइए कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि बल सदस्य को तैनात नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हटा दीजिए, ए, बी और जो रेल कॉलोनी में विद्युत उपकेंद्र में तैनात किया जाएगा, हाँ वहाँ पर तो तैनात किया ही जाएगा। तो इसी के साथ जो है इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। गिरफ्तारी की प्रक्रिया आरपीएफ रूल 44, तलाशी आरपीएफ रूल 43, भर्ती के लिए अस्तरमान आरपीएफ रूल 48 और भर्ती के लिए आयु व शैक्षणिक अर्हताएँ आरपीएफ रूल 47। तो ये जो ए, बी, सी, डी को 1, 2 से सही मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा सही है, आप इसे मिलान कर लें। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों। सही उत्तर है 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 20वां सवाल। रेल सुरक्षा बल के किस स्थान में हड़ताल व तालाबंदी के दौरान रेल प्रशासन की सहायता करने के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है आरपीएफ रूल 41.1, आरपीएफ रूल 41.2 का 5 या आरपीएफ रूल 41.2 का 7 या आरपीएफ रूल 41.2 का 10। इसे आप यहाँ पर 9 की जगह 10 पढ़ें। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरपीएफ रूल 41.2 के 10 में बताया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21 है, बल में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक सदस्य को किस अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड के बारे में पूछा गया है, कितना होता है, क्या 1 वर्ष है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर के लिए रखा जाता है, 2 ईयर्स के लिए रखा जाता है।
22वां सवाल, प्रोबेशन परिवीक्षा रेल सुरक्षा बल के किस नियम में वर्णित है? क्या ये रूल 48, रूल 55, रूल 56 या रूल 57? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूल 57 में इसके बारे में बताया गया है। 23 नंबर सवाल देखते हैं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स किस नियम में वर्णित है? क्या वो रूल 62, रूल 66, रूल 67 या रूल 68? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 66 में इसके बारे में बताया गया है। 24 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है उसे पहचानिए। क्या अभ्यावेशित बल सदस्यों की प्रोन्नति रूल 71 में है? सीमित विभागीय प्रतियोगिता मार्गदर्शन जो है वो रूल 70 में है? विशेष योग्य नायकों की प्रोन्नति रूल 74 में है? या बल सदस्यों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति रूल 77 में है? तो जो सही जोड़ा है वो है दोस्तों बल सदस्यों के अन्य विभागों की प्रतिनियुक्ति रूल 77, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 25 है, स्थानांतरण ट्रांसफर के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मतलब मिसमैच को देखना है। क्या इंटरजोनल ट्रांसफर के बारे में 91 में बताया गया है? जो पीरियोडिक ट्रांसफर है, कालिक स्थानांतरण है, वो 92 में बताया गया है। जनरल प्रिंसिपल फॉर अफेक्टिंग पीरियोडिकल ट्रांसफर जो कालिक स्थानांतरण के लिए साधारण सिद्धांत वो रूल 93 में बताया गया है। वहीं अभ्यावेशित बल सदस्यों का स्थानांतरण जो है ट्रांसफर ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स रूल 92.1 में बताया गया है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो सही जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो है वो रूल 92 के पॉइंट 2 में है। पॉइंट 1 में जो है ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के बारे में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 26 है, ज्येष्ठता सीनियरिटी जो ज्येष्ठता है सीनियरिटी के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन है आपके लिए सीनियरिटी ऑफ डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स जो सीधे भर्ती होकर आते हैं उन अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता रूल 96 में बताया गया है। विभागीय प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता के बारे में 97 में बताया गया है रूल। या प्रशासनिक आधार पर अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता का अवधारण जो है रूल 99.2 में बताया गया है। वहीं ज्येष्ठता नियत करने के विरुद्ध अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी वो रूल 102 में बताया गया है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक आधार पर अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता की अवधारणा रूल 99.1 में बताया गया है, ना कि 2 में बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे। सवाल नंबर 27 है, छुट्टी प्रमाण पत्र लीव सर्टिफिकेट किस नियम में वर्णित है? रूल 102, रूल 103, रूल 104.4 या रूल 104.5? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूल 104.5 में लीव सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 28 नंबर सवाल। निम्न में से सही जोड़ा की पहचान करें। काम का मूल्यांकन परफॉर्मेंस अप्राइजल रूल 106 में है। काम का वार्षिक मूल्यांकन एपार जिसको बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रूल 108 में है। गोपनीय रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 107 में। या छुट्टी मंजूर करने पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ लीव रूल 105 में है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 28 का ए, काम का मूल्यांकन परफॉर्मेंस अप्राइजल रूल 106 में है, ये भी सही है। साथ ही साथ छुट्टी मंजूर करने पर निर्बंधन जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ लीव ये 105 में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 2 है इसमें, इसे ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही सही मिले हुए हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 29 है, व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए पोस्ट कमांडर को कितनी बैठक कम से कम 1 माह में करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 बैठक माह में कम से कम करनी है, बाकी मैक्सिमम जितना करे। चलिए 30वें सवाल को देखते हैं। सामूहिक शिकायतों का दूर किया जाना किस नियम में वर्णित है? आरपीएफ रूल 109, आरपीएफ रूल 110, आरपीएफ रूल 111 या आरपीएफ रूल 112 में बताया गया है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ रूल 111 जो है उसमें बताया गया है सामूहिक शिकायतों को दूर किया जाना। चलते हैं अपने 31वें सवाल पर। बल के सदस्यों को किस नियम के तहत सभा व प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का निर्बंधन है?
आरपीएफ रूल 115, आरपीएफ रूल 116, आरपीएफ रूल 117, आरपीएफ रूल 112। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ रूल 116 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं 32वां सवाल। सभी बल सदस्यों की रैंक का बैज किस अनुसूची में वर्णित है? क्या अनुसूची 4, अनुसूची 6, अनुसूची 8 या अनुसूची 9? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 8 में बैजेस के बारे में बताया गया है, रैंक एंड बैजेस के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखें। वर्दी के पहनावे, वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म के संबंध में कौन सा सही नहीं है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्मोक और च्यू पान, मतलब कि स्मोकिंग और पान चबाना वर्दी में किस नियम में वर्णित है? क्या वो रूल 123.1 में है? नेम प्लेट अबव द राइट ब्रेस्ट पॉकेट रूल 123.3, नो ऑथराइज्ड ऑर्नामेंट्स या और एम्बलम रूल 23.4 में, सनग्लासेस शैल नॉट बी वॉर्न इन यूनिफॉर्म रूल 123.6 में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्मोक और च्यू पान जो है 123.1 में नहीं 123.2 में इसे बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 34 डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, अनुशासन और आचरण आरपीएफ नियम के किस अध्याय में वर्णित है? चैप्टर के बारे में पूछा है, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12 या चैप्टर 10 में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 11 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं 35 रेल सुरक्षा बल नियम के किस नियम में निलंबन के बारे में बताया गया है? क्या वो आरपीएफ रूल 132 है, आरपीएफ रूल 133, आरपीएफ रूल 134 या आरपीएफ रूल 143 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ रूल 133 में इसके बारे में बताया गया है, निलंबन के बारे में। चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल। किसी वरिष्ठ अधिकारी या अभ्यावेशित बल सदस्य को किस दशा में निलंबित किया जा सकेगा के बारे में किस नियम में वर्णित है? क्या ये आरपीएफ रूल 132, आरपीएफ रूल 133, आरपीएफ रूल 134 या आरपीएफ रूल 135 में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ रूल 134 में इसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 37 नंबर सवाल। कोई बल सदस्य कितनी अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने पर निलंबित समझा जाएगा? क्या वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? सही उत्तर है दोस्तों 2 दिन, दैट मीन्स 48 आवर्स। आइए देखते हैं 38 नंबर सवाल। निलंबन का आदेश और निलंबन की अवधि संबंधित बल सदस्य के चरित्र पुस्तक और सेवा पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी, किस नियम में वर्णित है? जो सर्विस एंड कैरेक्टर रोल है उसमें आपके सस्पेंशन की अवधि और आदेश जो है उसकी एंट्री की जाएगी, किस नियम के तहत? क्या वो आरपीएफ रूल 141, आरपीएफ रूल 142, आरपीएफ रूल 140 या आरपीएफ रूल 139 है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ रूल 142 के तहत जो है ऐसा किया जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। निलंबन के दौरान बल सदस्य का उत्तरदायित्व वर्णन किस नियम में है? क्या वो नियम 140 में है, नियम 141, नियम 142 या नियम 143? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नियम 143 में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं 40 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में गलत कथन को पहचाने। बल सदस्य अपने निलंबन के दौरान बल सदस्य नहीं रहेगा, निलंबन के दौरान बल सदस्य अपनी वर्दी पहनेगा, निलंबन की अवधि के दौरान आदेश न मिलने तक अपने मुख्यालय में रहेगा और निलंबनाधीन बल सदस्य को प्रतिरक्षा का पूरा मौका दिया जाएगा। सही उत्तर है दोस्तों गलत कथन इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बल सदस्य अपने निलंबन के दौरान भी बल सदस्य ही रहेगा, वो बल सदस्य से हटेगा नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसी बल सदस्य को 48 घंटे से ज़्यादा अवधि के लिए निरुद्ध किए जाने पर निलंबित समझा जाएगा, यह किस नियम में वर्णित है? क्या वो आरपीएफ रूल 135 में, आरपीएफ रूल 136 में, आरपीएफ रूल 137 में या आरपीएफ रूल 138 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ रूल 136 में इसके बारे में बताया गया है। 42 नंबर सवाल देखिए। बल सदस्यों के लिए आचार संहिता कोड ऑफ बिहेवियर फॉर मेंबर ऑफ द फोर्स किस नियम में वर्णित है? क्या ये आरपीएफ रूल 146, आरपीएफ रूल 147, आरपीएफ रूल 148 या आरपीएफ रूल 149? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ रूल 146 में कोड ऑफ बिहेवियर फॉर मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन किन किन के अधीन दंडनीय बताया गया है? क्या वो रेल सेवक,
अनुशासन और अपील नियम 1968 है, आरपीएफ एक्ट 9 है, आरपीएफ एक्ट 17 है, या ऑल ऑफ दी अबव है, उपरोक्त सभी है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है उसी के तहत आचार संहिता का उल्लंघन दंडनीय बताया गया है। सवाल नंबर 44 देखिए, आचार संहिता के संबंध में गलत जोड़ा का चयन करें आरपीएफ रूल 46 के अनुसार। तो नेग्लेक्ट ऑन ड्यूटी इज डिस्क्राइब्ड इन 146.2, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स 146.3, मिसकंडक्ट टुवार्ड्स अ मेंबर ऑफ द फोर्स 146.4, या करप्ट और इनप्रॉपर प्रैक्टिस 146.7 में। तो कौन सा जोड़ा जो है गलत जोड़ा है, मतलब किसका गलत मिलान है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी जो है मिसकंडक्ट टुवार्ड्स अ मेंबर ऑफ द फोर्स 146.4 में नहीं है। कमेंट करके बताइएगा यह किस नियम में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 45 नंबर, अभ्यावेशित बल सदस्यों या अभ्यावेशित सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित अपराध ऑफेंस रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स किस धारा में वर्णित है? क्या ये आरपीएफ रूल 146, आरपीएफ रूल 147, आरपीएफ रूल 148, आरपीएफ रूल 144 में के 148 के 4 में है? तो 45 नंबर सवाल का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 147 आरपीएफ रूल में बताया गया है। 46 नंबर सवाल देखें, अनुशासन और शास्ति दंड डिसिप्लिनरी एंड पीनल पनिशमेंट किस अध्याय में है? चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 12 में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, दंडों पनिशमेंट्स के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? क्या मेजर पनिशमेंट 148.2 में है, माइनर पनिशमेंट 148.3, पेटी पनिशमेंट 148.5, या अदर माइनर पनिशमेंट 149 में रूल में वर्णित है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेटी पनिशमेंट 148.4 में वर्णित है। चलिए देखते हैं 48 नंबर सवाल, अगली वेतन वृद्धि रोकना विद होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट किस प्रकार का दंड है? क्या ये मेजर पनिशमेंट है, माइनर पनिशमेंट है, पेटी पनिशमेंट है, या अदर माइनर पनिशमेंट है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइनर पनिशमेंट में विद होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आता है। चलिए सेकेंड लास्ट सवाल पे चलते हैं, निम्न में से कौन पेटी पनिशमेंट छोटे मोटे दंड नहीं है? ऐसे किसी काम का जुर्माना जो 7 दिन के वेतन से अधिक ना हो, क्वार्टर गार्ड में परिरोध, दिग्दंड, या परिनिंदा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेंसर। परिनिंदा जो है वो पेटी पनिशमेंट नहीं, माइनर पनिशमेंट है। ये आज के वीडियो का अंतिम सवाल, रैंक या श्रेणी रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड किस प्रकार का दंड है? मेजर पनिशमेंट, माइनर, पेटी पनिशमेंट, या अदर माइनर पनिशमेंट? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेजर पनिशमेंट में आता है रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड। तो चलिए इस तरह से पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखे। आशा करता हूं कि इस सवाल में से आपके एग्जाम में सवाल जरूर रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।